नमस्कार मित्रों, हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में चर्चा की जाएगी। ये हिंदी साहित्य का इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक एवं इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कालगत विभाजन एवं दूसरा गत है प्रवृत्ति, साहित्यिक प्रवृत्तिगत विभाजन उन्होंने किया है। 2 ढंग से किया है। तो कालगत विभाजन में देखिए पहला नाम लिया जाता है आदि काल का। आदि यानी हिंदी साहित्य का प्रथम काल, उसे उन्होंने साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक प्रवृत्तिगत दृष्टि से उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। वीरगाथा काल इसलिए नाम उन्होंने दिया कि इस आदि काल में वीर गाथात्मक पुस्तकें की प्रचुरता यानी संख्या ज्यादा मिलती है। इस कारण से इस काल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया। और इसकी समय सीमा वीरगाथा काल का कितना है? 10 संवत 1050 से संवत 1375 तक है। इसमें वीरगाथात्मक पुस्तकें 2-4 का नाम देखिए। पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, हम्मीर रासो है, आल्हा खंड है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। इस सब में का वीरगाथा का उल्लेख किया गया है। इस कारण से दूसरा नाम है कालगत पूर्व मध्य काल, यानी मध्य काल के पहला भाग है पूर्व मध्य काल। उसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है। भक्ति काल, इस नामकरण में सभी विद्वान एक मत हैं कि इस काल को भक्ति काल समीचीन है, उचित है। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि भक्ति काल का नाम कुछ और हो सकता है। सभी लोग एक मत है भक्ति काल में। इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 संवत तक है। इस काल में 2 स्तंभ हैं, एक निर्गुण मार्ग, एक है सगुण मार्ग। निर्गुण मार्ग में भी 2 शाखा है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर दास का नाम आदर के साथ लिया जाता है, जबकि प्रेम मार्गी में जायसी का नाम श्रेष्ठ है। सगुण मार्ग में अगर हम देखते हैं तो 2 का नाम बहुत प्रतिष्ठा से नाम लिया जाता है। एक सगुण में है राम मार्गी, तो दूसरा है कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी में तुलसीदास सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि कृष्ण मार्गी में सूरदास का नाम पद, प्रतिष्ठा, आदर के साथ लिया जाता है। तो ये दूसरा नाम हो गया। तीसरा है उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल का लास्ट वाला भाग जो हुआ वो उत्तर मध्यकाल हुआ, और इसी की प्रवृत्तिगत नाम रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम रखा। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 उन्होंने मानी है। रीतिकाल इसलिए उन्होंने नाम दिया कि इस काल में रीति ग्रंथात्मक रचनाएं अधिक हुई। रीति का तात्पर्य है उत्तर संस्कृत काव्यों की परंपरा, यानी उत्तर संस्कृत काव्य के का जो मार्ग था ना, जो प्रणाली थी, वही प्रणाली हिंदी काव्य शास्त्र में अपनाई गई। इस कारण से इस काल को रीतिकाल कहा गया। जिस प्रकार से उत्तर संस्कृत काव्य में संस्कृत काव्य शास्त्र की रचना की जा रही थी, काव्य के लक्षण, रस के लक्षण एवं उदाहरण एक ही कवि, एक ही आचार्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसी प्रकार से रीतिकाल में भी, हिंदी साहित्य के रीतिकाल में भी उसी प्रकार से हिंदी का
काव्य शास्त्र प्रस्तुत करके एक ही कवि लक्षण भी दे रहे थे, उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे। इसलिए इस काल को रीतिकाल नाम दिया गया। इस काल में भी कई कवि हुए हैं, मगर श्रेष्ठ कवियों का नाम गिना जा सकता है। जैसे केशवदास का नाम आदर के साथ लिया जाता है, चिंतामणि हो गए, भिखारी दास हो गए, बिहारी लाल हो गए, मतीराम हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए आदि। चौथा नाम है आधुनिक काल। अब आधुनिक से जान ही रहे हैं कि आधुनिकता का प्रवेश हो रहा था इस देश में, भारत देश में। ये देश पिछड़ा हुआ था, उपनिवेश का शिकार हो चुका था, अंग्रेजी साम्राज्य से त्रस्त हो चुका था ये देश। इस कारण से यहाँ आधुनिकता की जरूरत पड़ रही थी और अंग्रेज लोग यहाँ कल कारखाना, प्रेस खोल रखा था, रेल चलाया। इस कारण से यहाँ आधुनिकता आया, समाज आधुनिक में जीने लगे और समाज का प्रभाव साहित्य में भी पड़ रहा था। इस कारण से इसे आधुनिक काल नाम दिया गया। और साहित्यिक प्रवृत्ति से अगर देखा जाए तो इस काल में गद्य का लेखन अधिक हुआ, प्रचुर मात्रा में हुआ। इसी कारण से रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल कहा। नाटक तो लिखे जा ही रहे थे, परंतु नाटकों बहुत लिखे गए। नाटक की रचना गद्य में बहुत अधिक हुई। उसी प्रकार से निबंध की रचना हुई, कहानियों की रचना हुई, उपन्यासों की रचना हुई, यात्रा वृत्तांत की रचना हुई। कहने का तात्पर्य कि पद्य के साथ साथ गद्य की भी रचनाएं इस काल में विशेषता अधिक हुई है। इसी कारण से इसे गद्य काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा संवत 1900 से अब तक माना जाता है। अब देखिए, आधुनिक काल को भी कई वर्गों में विभाजित करके समझा जाता है या अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पहला है आधुनिक काल को हम बंटवारा करेंगे, विभाजन करेंगे, कालगत और नामकरणगत भी, दोनों साथ साथ चलते रहेगा। नामगत भी करेंगे, एक कालगत भी करेंगे कि इसकी समय सीमा कितनी है। तो देखिए, पहला विभाजन है पुनर्जागरण काल। देश में लोग सोए हुए थे, जड़ता आ चुके थे। यहाँ इस देश में देश गुलाम था, इस कारण से जड़ता तो अनिवार्य ही है। इस कारण से जनता को जागृत करने के लिए इस काल में भारतेंदु जी आए। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के ये रहने वाले थे। ये नाटकों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से देश की जनता को, देश के समाज को जागृत करने का काम किया। इन्होंने नाटक तो लिखा ही, नाटक का मंचन भी उन्होंने किया। ये खुद लिखते थे, मगर ये अपने साथियों को, मित्र मंडलियों को भी प्रेरित करते थे। इसी कारण से इनकी एक मंडली बन गई थी, भारतेंदु मंडल। ये इसमें प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि इसमें रचना कर रहे थे। कहने का तात्पर्य कि इस काल का नायकत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे थे। इसी कारण से इसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। आधुनिक काल में ईस्वी से हम लोग चलेंगे। दूसरा देखिए, जागरण सुधार काल। इसमें जागरण भी हुआ, समाज में सुधार भी हो रहा था। सुधार की दृष्टि से साहित्य की रचना हो रही थी। इस कारण से इसे जागरण सुधार काल कहा गया। इस काल का भी नायकत्व यानी साहित्य को आंदोलित करने के लिए एक आचार्य आए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर इस काल का एक नामकरण भी किया जाता है, द्विवेदी का। और इस काल के साहित्यकार इनका लोहा मान रहे थे। इनकी प्रेरणा से साहित्य की रचना कर रहे थे, जिससे देश में जागरण हो, समाज में जागरण हो, नारियों का उत्थान हो। उस दृष्टि से साहित्यकार
इनसे प्रेरित होकर साहित्य का सृजन कर रहे थे। और इसका कालखंड है, समय सीमा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा काल है छायावाद। छायावाद पाश्चात्य का रोमांटिसिज्म का छायावादी कवियों पर प्रभाव रहा, विशेषतः सुमित्रानंदन पंत पर। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जो शंकर प्रसाद पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा। एक नाम और लिया जाता है, राम कुमार वर्मा, और चाहे तो 1-2 का और नाम आप ले सकते हैं, मोहनलाल महतो वियोगी का भी। ये सब छायावादी कवि हैं। और छायावाद का समय सीमा 1918 से 1936 माना जाता है। इस काल के कवि अपनी व्यक्ति के कल्पना के माध्यम से देश की परिस्थितियों को समझते हुए रचना कविता कर रहे थे। इस कारण से इसे छायावाद नाम दिया गया। इसके बाद और है, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। 1936 के बाद जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो जाती है, तो साहित्य में एक वाद का शुरुआत होता है, प्रगतिवाद, जिसे प्रगतिशील साहित्य भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1936 से होती है। और प्रगतिवाद में किसान मजदूरों के प्रति लेखकों की सहानुभूति अभिव्यंजित होती है, प्रकट होती है प्रगतिशील साहित्य में। इसके बाद साहित्य में एक बाद प्रयोगवाद आता है, जिसका समय 1943 से है। 1943 से ही तार सप्तक का प्रकाशन होता है, जिसमें 7 कवियों की रचनाओं का समाहार किया जाता है और संपादन अगे द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1953 में नवलेखन की शुरुआत होती है। नवलेखन 1953 से आता है। इसमें नई कहानी, नई कविता, गीत एवं गजल को समाहित किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।